यूपी चुनाव के बीच अब कांग्रेस राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पेश किए गए बजट 2022-23 की घोषणाओं को भुनाने में जुटी है। खासकर बजट में सरकारी कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की घोषणा को कांग्रेस ने इसका आधार बनाया है। इसी के चलते प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एआईसीसी मुख्यालय में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने केंद्र सरकार सहित देश के सभी राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की पुरजोर मांग उठाई। प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने पूरे देश के सामने एक मिसाल पेश की है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार और सभी राज्यों को ये पहल करनी चाहिए ताकि कर्मचारियों को पेंशन योजना का लाभ मिल सके। कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये मांग करते हुए कि जिस तरीके से राजस्थान में हमारी कांग्रेस की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन स्कीम को रिवाइव किया है, वैसे ही केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकारें तुरंत प्रभाव से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करें। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का मतलब सरकार की जिम्मेवारी है कि वो पेंशन पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को मिले। दरअसल अजय माकन ने कहा कि तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी नौकरी में भर्ती होने वाले कार्मिकों के लिए पेंशन योजना बंद कर दी थी। इसके बाद से देश भर में सरकारी कार्मिक पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे थे। माकन ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने 7वें वेतनमान को आखिरी वेतनमान बताया था। ऐसे में कर्मचारियों को भी समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ही कर्मचारियों की हितैषी है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सरकार के बजट की जमकर तारीफ की। हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने कृषि बजट भी अलग से दे करके जो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि थी 2000 उसको बढ़ा करके 5000 कर दिया। एक मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो 5 लाख रुपए तक एक परिवार, हर परिवार बीमित था, इसका फैसला पिछले बजट में किया गया था। इसका दायरा बढ़ा करके इस 5 लाख के बजाय 10 लाख कर दिया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं जो केवल कांग्रेस की सरकारें कर सकती हैं, राजस्थान में करके दिखाया है। बहरहाल एआईसीसी में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी और अध्यक्ष की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ये साफ कर दिया है कि अब कांग्रेस गहलोत सरकार के बजट में पुरानी पेंशन को बहाल करने, कृषि बजट अलग से पेश करने समेत अन्य घोषणाओं को बड़े स्तर पर भुनाने जा रही है, ताकि किसान, कर्मचारी और शहरी गरीब तक ये संदेश जाए कि कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो देखा आपने राजस्थान के बजट की चर्चा अब राजस्थान के बाहर भी है। दिल्ली से गूंज उठी है कि राजस्थान का जो बजट है वो काफी अच्छा रहा है और गहलोत सरकार के इस बजट की चौथा बजट अशोक गहलोत जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जारी किया और उसकी 4थी तारीफ कहीं ना कहीं पूरे देश में देखी जा रही है। लेकिन वजह क्या है? यही वजह है कि आज हम इस मुद्दे को यहाँ पर ले रहे हैं खास खबर के अंदर। खास खबर इसमें हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ऐसे क्या बिंदु हैं जिसको पूरे देश में चर्चा करने की वजह यहाँ पर बनी हुई है और इसमें खासतौर से फोकस भी है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन वापस देना एक चर्चाओं का विषय है। पिछले 2 दिन से जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो खासा उत्साह पूरे प्रदेश में एक अलग तस्वीर उभर के आ रही है। अनिल सेन, खास खबर में हमारे साथ में इस मुद्दे पर डिबेट में चर्चा करने के लिए बीजेपी से हमारे साथ में आशीष चतुर्वेदी जी हैं और कांग्रेस से विकेश मेहता जी जुड़े हुए हैं और मेरे सीनियर साथी ओम सैनी जी भी मेरे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार चर्चा का विषय बजट, अशोक गहलोत का ये बजट क्यों है, इस पर एक सार्थक चर्चा और बहस यहाँ पर हो। आशीष जी, पहले आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि अशोक गहलोत जी के बजट की चर्चाएं तो काफी हैं,
लेकिन आपको, क्योंकि बीजेपी लगातार हमलावर, विपक्ष की पार्टी भी अक्सर, जब आप सत्ता में थे तो कांग्रेस भी बजट पर रिएक्शन और इसी तरह का कुछ प्रतिक्रिया आती थी, लेकिन ऐसे बिंदु क्या है, आपको ऐसे क्या लगा अशोक गहलोत जी के इस बजट में जिसके चलते लग रहा है कि शायद ये बजट या तो पूरा नहीं हो पाएगा या सही नहीं? देखिए अनिल जी, चर्चा होना एक अलग विषय है और योजनाओं का धरातल पे उतरना एक दूसरा विषय है। चर्चाएं आप कर सकते हैं। जहां तक अभी आप बात कर रहे थे कि जो पुरानी पेंशन योजना लागू की है, आप देखिए 2008 से लेकर के 13 तक भी गहलोत जी की सरकार थी और 2018 से ये सरकार है। आप देखिए कि इनको जो योजना लागू करनी है, योजना भी लागू करनी नहीं है, इन पे कोई वित्तीय भार अभी आ नहीं रहा है। तो ये एक ऐसा जुमला है जिसके बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा इसको स्पष्टता नहीं है। आप देखिए, और मुख्यमंत्री जी अपने बजट की चर्चा कराने के लिए पिछले 3 लगातार 4 बजट हम देखें तो हमेशा कुछ न कुछ ऐसे बिंदु रहते हैं जिससे वो चर्चा तो होती है, लेकिन जब हम साल का अंत होता है, बेसिकली बजट होता क्या, बजट होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि बजट जो है कि जब आप बजट की घोषणाएं करते हैं तो जब आप नेक्स्ट बजट पेश करते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि वो जो घोषणाएं आपने पिछले बजट में की है उनका क्रियान्वयन हो जाना चाहिए। आप देखिए मुख्यमंत्री जी, आप देखिए इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए घोषणा की कि हम 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देंगे। अनिल जी, आपको भी ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री जी ने लगातार चौथी बार ऐसी घोषणा की है। ये अगर हम बात करें इसके पिछले 3 बजटों में अनिल जी, तो अभी तक मुख्यमंत्री जी 1,78,000 नौकरियां देने की घोषणा कर चुके हैं। मुझे बताइए आपकी क्या राजस्थान में 1,78,000 लोगों को नौकरियां मिल गई है? क्या नहीं मिली है? स्थिति इतनी खराब है कि आए दिन भर्तियां निरस्त हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ऐसा लगता है कि आप घोषणाओं की बारिश तो हो रही है लेकिन ये धरातल पर उतरे ही नहीं। आशीष जी, आप नौकरियों की बात कर रहे हैं कि इसमें सदन में भी आपने देखा था कि अशोक गहलोत जी ने एक चर्चा करी थी, उस दौरान कहा था कि हमने अब तक 1 लाख से अधिक जॉब दे दी, लेकिन पिछली सरकार की तुलना करी थी वहां पे कि आपने 5 साल में कितने दी। लगता है आपको कि बैलेंस नहीं? अनिल जी, पहली बात तो ये कि जो आंकड़े सरकार दे रही है वो बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। अगर सरकार आंकड़े देती तो सरकार बताती कि हमने इतनी नौकरियां इस विभागों में दी है। जितना हमारी जानकारी में और जितना यहाँ के प्रमुख अखबार छाप रहे हैं उसके हिसाब से 2018 से जब से ये सरकार बनी है तब से लेकर के आज तक टोटल 80,000 के लगभग लोगों को नौकरियां दी गई है। इन 80,000 में 26,000 नौकरियां वो हैं जो कि रीट 2018 के शिक्षकों को नौकरी मिली थी। अनिल जी, आपको ध्यान होगा वो पूरी प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में पूरी हो गई थी, उनको ज्वाइनिंग भी दे दी गई थी। आपको ध्यान होगा जब इलेक्शन आ रहे थे तो कांग्रेस इलेक्शन कमीशन के पास जाती है कि साहब इनकी ज्वाइनिंग को टाला जाए। आपको ध्यान होगा 2018 में पूरा प्रकरण हुआ था। तो अगर हम बात करें वर्तमान सरकार की तो वर्तमान सरकार ने 3.25 साल में लगभग 50,000 के करीब नौकरियां दी है। तो मुख्यमंत्री जी का यह कहना कि हमने 1 लाख नौकरियां दी है बिल्कुल गलत है। आप देखिए, हम तो चाहे आशीष जी इस बजट के अंदर इसमें आपसे कि मुख्यमंत्री जी ने जो 2,78,000 घोषणा की है वो 31 मार्च 2022 तक वो 2,78,000 लोगों को नौकरियां दे दे। हम तो बहुत खुश होंगे, हम भी राजस्थान के युवाओं के प्रति चिंतित है, हम भी चाहते हैं कि उनको नौकरी मिले। बिल्कुल बिल्कुल, प्रदेश के बेरोजगार भी खुश होंगे क्योंकि वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि उनको रोजगार मिले। आपसे इसी से जुड़ा एक सवाल हो रहा है, कर्मचारियों को सौगात पुरानी पेंशन और उसके साथ साथ कृषि बजट अलग से पारित यहाँ पर हुआ। महिलाओं को जो चिरंजीवी जो योजना से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनको डिजिटल योजना से जोड़ा जा रहा है। 3 साल का उसमें डेटा भी वहां पर दिया जा रहा है। ये चीजें लगता है नहीं कि कुछ पर्याप्त हैं? ये डिमांड थी प्रदेश की जो कि अशोक गहलोत जी ने कहीं ना कहीं घोषणा की। अनिल जी, मैंने काफी किसान नेताओं से इस बारे में चर्चा की है और उनको इस पूरे किसान बजट से पूरी निराशा हाथ लगी। आप देखिए राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में बिजली आप देखिए खेतों में उपलब्ध ही नहीं है। जहां आपको बिजली उपलब्ध करानी है आप देखिए रात रात में कुछ घंटों के लिए मात्र बिजली आती है। तो आप ऐसा कोई तंत्र विकसित नहीं कर पाए अभी तक कि उनको किसानों को बिजली की उपलब्धता हो। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है अनिल जी, किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे जो उपज होती है उसकी खरीद की कोई व्यवस्था है नहीं। आप देखिए अगर हम बात करें पड़ोसी राज्यों की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, चाहे हरियाणा की बात कर लें, तो वहां पे एक बहुत बेटर सिस्टम डेवलप हुआ है जहां पे किसानों को अपनी लागत का उचित मूल्य मिलता है। तो सरकार बजट में
ऐसी कोई घोषणा नहीं की है जहां पे किसानों को लगे कि उनकी जो उपज है उसका सही मूल्य उनको मिलेगा। आशीष जी, आपके जवाब दिलवा देता हूँ। विकेश जी कह रहे हैं कि किसानों को निराशा यहाँ पर हाथ लगी, आशीष जी कह रहे हैं। और ये जो बजट है शायद अभी भी बीजेपी के गले नहीं उतर रहा, शायद पर्याप्त नहीं मान रही। उनकी उम्मीदें शायद कुछ और थी और आपने शायद कुछ और दिया है। विकेश जी नमस्कार सर। ये बीजेपी के हमारे जो प्रतिभाशाली नेता हैं जितने भी हैं वो बहुत महान व्यक्तित्व को लेकर पैदा हुए हैं। इनको झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है। इतने घर घर पे लोग दिए जला रहे हैं। पूरे राजस्थान के अखबार और स्वतंत्र मीडिया तो किसी का भी नहीं, सबका है, वो पेश कर रहा है पूरे राजस्थान में कि कर्मचारी, किसान, व्यापारी, मैं बांसवाड़ा से आज आपको बता रहा हूँ, ये जनजाति एरिया पूरा या पूरे राजस्थान का जैसलमेर से लेकर बाड़मेर तक हर आदमी खुश है। इसके बाद भी ये अच्छी घोषणाओं को हम प्याऊ भी लगाएंगे तो ये पानी पिलाने के काम को गैर कानूनी बनता है। घोषणाओं का मतलब तो ये समर्थन है, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे होगा? सवाल ये है आशीष जी का कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा इसका? आपसे कहना है कि अगर 5 लाख की चिरंजीवी योजना को अशोक गहलोत जी ने 10 लाख का बीमा करके और दुर्घटना बीमा भी इसके अंदर जोड़ दिया है, क्या आपको लगता है कि ये पैसा नहीं मिलेगा? कोई लोग मतलब इतने मूर्ख बन जाएंगे और ये इस प्रकार से बोलेंगे तो लोग मान लेंगे? सर इतनी बड़ी योजनाओं को कॉपी करेंगे कई स्टेट, में बता रहा हूं आपको, अशोक गहलोत जी की बजट को कई स्टेट कॉपी करने के उसमें ये पड़े हुए हैं। और आप ये बता रहे हो कि हम झूठ बोल रहे हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं कि आने वाले 2 साल के अंदर चुनाव है और चुनाव को देखकर कोई बजट नहीं बनाए जाते, बजट जनता की सेवा के लिए बनाए जाते हैं। ये लोग चुनाव को देखकर बजट बनाते तो उनको आदत पड़ गई झूठ बोलने की। झूठ ज्यादा चलने वाला है नहीं। हर योजना, चाहे हमारी कैशलेस योजना हो, चाहे आज एक्सीडेंट में किसी आदमी को सूचना देने पर 5,000 रुपए उसके अकाउंट में आ रहे कि नहीं आ रहे। आज हमने ये पिछले बजट में घोषणा की थी सर। मुख्यमंत्री जी की हर घोषणा पूर्ण होती है, खुद मानते हैं। ये उनके खुद के लोग तारीफ कर रहे हैं हर इलाके में। बीजेपी के लोग भी कह रहे नहीं, इस बार तो कमाल कर दिया अशोक गहलोत जी ने। नहीं, लेकिन रोजगार का मुद्दा भी है इसमें। आशीष जी कह रहे थे कि मैं आपको बताऊं, 17,000 अगर जॉब लगती है तो स्वागत करेंगे वो। आशीष जी ने ये बताया कि हमने कोई भर्तियां रुकवा दी, किसी भर्तियां रुकवाना किसी के हाथ में। और अगर कोई रोजगार मिलेंगे, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सबके मन में एक रहता है कि राजस्थान का युवा रोजगार प्राप्त करे और उसके घर पे उसकी अच्छी व्यवस्था हो, अच्छा जीवन जिए। किसके मन में कल्पना नहीं है? और सब विधानसभा में जाके यही तो बात उठाते हैं। 1 लाख से ऊपर नौकरियां लग चुकी है। आशीष जी का मेल आईडी दीजिए, मैं उनको पूरी विभाग वाइज लिस्ट भेज दूंगा अगर इन्होंने मांगी है तो। और हमारे मुख्यमंत्री जी के वहां से मिल जाएगी। लेकिन अच्छे कामों की बुराई करना है कब छोड़ेंगे और सराह करना कब छोड़ेंगे, कब करेंगे? अच्छे कार्यों की सराहना करना, ये मुझे बताएं। जी विकेश जी, मैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी ओम सैनी जी के पास जाना चाहूंगा। ओम सैनी जी, बजट तो आपने काफी देखे हैं, सरकारें तो भी बदलती हुई देखी हैं। ये बजट कुछ अलग जरूर है, लेकिन क्या इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है? इस तरह की घोषणाएं यहाँ पर हैं, या चुनौतियां तो जरूर रहेंगी इसमें, क्योंकि बजट जितना है, राजस्व आय क्या अगर चर्चा करें, आज राजस्व की अगर खर्चे की चर्चा यहाँ पर की जाए तो दोनों का बैलेंस भी अगर देखा जाए, और खासतौर से ये परिस्थितियां जब हैं जब राजस्थान के ऊपर कर्जभार भी ज्यादा है, तो लगता है आपको कि ये जो अशोक गहलोत जी ने जो घोषणाएं करी हैं उनको धरातल पर उतारा जा सकेगा? देखिए, ये जो बजट को समझने का सिलसिला जो रहा है, ये जो आज चर्चा हो रही है, इसमें लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कोविड के बाद में, उस महामारी के बाद में पूरी दुनिया के सारे जी ओम सैनी जी, मेरी आवाज आ रही क्या? जी जी बताएं। सारी दुनिया में जो आर्थिक स्थितियां थी वो बिल्कुल बदल गई हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिस तरीके से, हेलो यार, लगता है शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। ओम जी, मैं आपके पास में वापस लौटूंगा। एक बार फिर से आशीष जी का रुख मैं करूंगा। आशीष जी, रोजगार भी मिलेगा दावा यहाँ पर किया जा रहा है, और जो चुनौतियां हैं उनको पार करके अशोक गहलोत जी का जो पिटारा है, ये कांग्रेस का दावा है कि फुलफिल वहां पर किया जाएगा। चैलेंज जरूर है, लेकिन चैलेंज को स्वीकार करते हुए पहले से भांप लिया गया था शायद कि ये चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियां उनके सामने आएंगी, और उनको स्वीकार करते हुए यहाँ पर घोषणाएं करी गई हैं। तो लगता है आपको कि राजस्थान, क्योंकि कोविड की चीजें भी इस दौरान है, अर्थव्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं प्रहार हुआ है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ओम सैनी जी ने भी इस बात की चर्चा यहाँ पर करी है कि कोरोना के इस काल के अंदर राजस्थान ही नहीं, देश ही नहीं, पूरा विश्व है। तो ऐसे में उन परिस्थितियों के अंदर इस तरह का बजट देना चैलेंजेस तो रहेगा। अनिल जी, मैं अभी कांग्रेस के प्रतिनिधि को भी सुन रहा था, और वो कह रहे थे कि ये जो घोषणाएं जो मुख्यमंत्री जी ने की वो पूरी होंगी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सारी घोषणाएं पूरी हों, लेकिन मैं कुछ मुख्यमंत्री जी का प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड भी बताना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि कांग्रेस प्रतिनिधि इस पर जवाब दें।
अनिल जी, जब पहला बजट आया था मुख्यमंत्री जी का 2019 में, तो उन्होंने घोषणा की थी कि हम 143 अंबेडकर भवन पंचायत समिति मुख्यालयों पर बनाएंगे। फिर दूसरे बजट में वो घोषणा करते हैं, जिसको 2 साल से अधिक हो गए अनिल जी, कि हम 200 जनता क्लिनिक खोलेंगे। आप देखिए, तो कांग्रेस प्रतिनिधि को बताना चाहिए कि वो जो आपको बड़ा आश्चर्य होगा जानकर कि अनिल जी की जो 143 की उन्होंने घोषणा की थी 3 साल पहले अंबेडकर भवनों की, उसमें से मात्र 7 को वित्तीय स्वीकृति मिली है। आप देखिए, 3 साल हो गए। 200 जनता क्लिनिक में से जरा बताएं कांग्रेस के प्रतिनिधि कितने जनता क्लिनिक धरातल पर उतरे हैं, नंबर बताए ना कि आप हमने इतने खोल दिए हैं। जब 2 साल हो गए तो खुल जाने चाहिए थे, और कोरोना काल था, जनता को राहत मिलती, लेकिन नहीं मिली है। इन्होंने पिछले बजट में घोषणा की थी कि हम सभी संभाग मुख्यालयों पर पब्लिक हेल्थ कॉलेज खोलेंगे, तो बताएं कि कितने पब्लिक हेल्थ कॉलेज खुल गए। 1 साल हो गया है, आपको बताना चाहिए कि सामने इतने का जो है उद्घाटन कर दिया है। आप देखिए कि इन्होंने घोषणा की थी कि 102 डायल करने पर पशु चिकित्सा मिलेगी, तो क्या वो पशु चिकित्सा मिल रही है क्या? तो खाली घोषणाओं करने से कुछ हो नहीं रहा है अनिल जी, घोषणाओं का क्रियान्वयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप देखिए, तो हम तो चाहेंगे कि घोषणाएं पूरी हो, लेकिन हमारे चाहने से नहीं होता। सरकार में जो लोग बैठे उनकी इच्छा शक्ति होती है, उनकी राजनीतिक संशय कहाँ लग रहा है आपको? संशय कहाँ? अशोक गहलोत जी की मंशा पे लग रहा है या घोषणाओं पे संशय लग रहा है आपको? नहीं, हमको तो संशय लग ही रहा है ना, जब पिछली घोषणाएं जब पूरी नहीं हुई है, जिनको 3-3 साल हो गए। और अनिल जी, आपको ध्यान होगा कि 3.25 साल हो गए। मुझे कांग्रेस के प्रतिनिधि एक बात बता दें, ये जयपुर शहर है, यहाँ पे इनके विधायक भी हैं, इनके मंत्री भी हैं, आप भी जयपुर शहर में अनिल जी रहते हैं। आप बताइए कि वर्तमान सरकार में जयपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के सरकार ने कौन सा कार्य प्रारंभ किया, बताएं आप। एक कार्य इन्होंने प्रारंभ नहीं किया। पिछले बजट में इन्होंने घोषणा की थी कि जो हम जेएलएन रोड है उसको लाल बत्ती से मुक्त करेंगे। 800 करोड़ का प्रोविजन था, उसमें एक ईंट तक ये लगा नहीं पाए, बताइए, साल भर में। तो घोषणाओं को कैसे मान लिया, हम बताइए ना। जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी ओम सैनी जी जुड़ गए हमारे साथ में। ओम सैनी जी। हाँ, तो अनिल जी, मैं अनिल जी पहले अलग दूसरी बात कहना चाहता हूँ जिसपे की चर्चा होनी चाहिए सलीके से। कोविड के बाद में पूरी दुनिया की इकोनॉमी का सिलसिला बहुत अलग हो गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी अपने लोगों को बचाने के लिए उनकी जेबों में लाखों रुपया डालना पड़ा है। उसी तरीके से हमारे यहाँ भी भारत सरकार की जो हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला, उन्होंने जो बोला है और जो बजट पेश किया है उसमें भी वही सारी बातें हैं कि हमें लोगों को इस बार कर वर नहीं लगाना चाहिए और राहत देने के लिए सारे इंतजाम करने चाहिए। उसी रास्ते पे चलते हुए राजस्थान सरकार का ये बजट आप देखिएगा तब बात समझ में आएगी। सिर्फ इस तरीके से आंकड़ों का एग्जामिन करने से, उसके लिए तो विधानसभा बैठे ना लोग, वो कर लेंगे, लेकिन जो दृश्य सामने उभर रहा है, जो जरूरत लोगों को महसूस हो रही थी, उसका निराकरण हुआ है और इसीलिए इसका इतना प्रचार हुआ है। लोग एक एक चीज को आंक रहे हैं, देख रहे हैं। विधानसभा के अंदर चर्चा क्यों नहीं करेंगे कि अगर नौकरियां नहीं मिली है, अगर कियोस्क नहीं खुले हैं, अगर कॉलेज नहीं खुले हैं, तो उधर के विधायक, उधर के पार्षद, उधर के लोग बोलेंगे ना। ये हमारे लिए इतना वक्त नहीं है, लेकिन जो दृष्टि है, जो एक निगाह है और जो तरीका है, उसकी बात अगर कीजिएगा तो ये लाजवाब हर कोई बता रहा है। जिस तरह से सारे सेक्टर्स को एग्जामिन किया, उनके अंदर जो राहत पहुंचाने का सिलसिला किया, वो सबको लग रहा है कि हाँ ऐसा हो रहा है। और फिर राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिससे झूठ का कोई ताल्लुक नहीं है, जो हिसाब का सारा सिलसिला सामने खोल करके रखा है कि हम कितने घाटे में चले जाएंगे, कितना कर्ज हम पर बढ़ जाएगा। लेकिन नागरिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कर्जा हो जाए, लेकिन लोगों को जिंदा रहने के लिए मौका तो मिले, सड़क तो दिखे, शिक्षा तो दिखे, पानी तो दिखे, खेत तो दिखे ठीक से, वो सब होना चाहिए। उसी का सारा यही वजह रही कि इन सारी चीजों को बांट करके और सब दिखाया है। आलोचना करने से कुछ नहीं होता है, काम करने से निश्चित रूप से होता है। किसान बैठा हुआ है, किसान इतना नाराज होकर के दिल्ली घेर के बैठा था, वो खुश है। वो जो कर्मचारी नाराज होकर के बैठा था कि हमारी पेंशन ही बंद कर दी है, वो पेंशन लागू करने से वो खुश है। जो बेरोजगार था उसको नौकरी मिली। रीट को लेके देख लीजिए ना, चोर पकड़े गए तो उसके बाद में कहा कि नहीं, सीबीआई से जांच कराओ, जबकि एसओजी सब काम कर रही थी। ये क्या तरीका है? जो लोग परेशान है उनको और आगे क्यों परेशान करना चाहते हैं? चोरों को अगर नहीं पकड़ा होता, अगर उनको दंडित नहीं किया होता, तो समझ में आता है कि सब वो तो चोरों के साथ में मिले हुए हैं। तो चोरों को पकड़ लिया है, सामने सिलसिला कर दिया। जो सोकॉल्ड नेता हैं उनसे कहा कि आपके पास में अगर कोई प्रमाण और हैं तो दीजिए एसओजी को। वो ना देंगे, लेकिन विधानसभा पे घेराव करने के लिए उन लड़कों को लेकर के आएंगे, बेचारे परेशान हो रहे हैं, जो नौकरियों के लिए परेशान हो रहे हैं।
इसमें एक जुड़ाव और भी है कि ये अक्सर ये भी चर्चा है इस बजट के आने के बाद में कि ये चुनावी बजट है। हालांकि चुनाव से पहले एक बजट और आना है, लेकिन ऐसी क्या तस्वीर लग रही है कि चुनावी बजट? अनिल जी, कि जिस तरीके से सारे सेक्टर्स को टच किया है उससे लगता यही है कि सब ये चुनावी बजट है। लेकिन 2 साल हैं, चुनावी बजट तो वो हुआ था जिसको कि पहले बार 150 फ्लैगशिप योजनाएं जब राजस्थान सरकार ने जारी की थी, कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हुई थी, तब कहा था कि चुनावी बजट रेवड़ियां बांट रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अब नहीं है, क्योंकि 2 साल हैं, आप एग्जामिन करेंगे, अगले बजट तक आप देखेंगे कैसे सिलसिला बैठे या नहीं बैठे हैं। तो आप जो विधानसभा में निर्वाचित होकर पहुंचे हैं वो खामोश नहीं रहेंगे, वो सिर्फ आंकड़ेबाजी नहीं करेंगे कि मेरे इलाके में हुआ क्या है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में या मेरे संसदीय क्षेत्र में क्या हुआ है, तो चैन से बैठेंगे क्या अगर कुछ नहीं होगा तो? और वहां की जनता उठेगी नहीं क्या? ऐसे में सिर्फ ये आंकड़ों से आप यूं अगर वो देखिए लेकर के बैठ जाएंगे तो सारे राजस्थान सरकार ने जारी किए वो सामने खोल करके बैठ, हम क्या करें उसके लिए? तो वो देख एग्जामिन कर लें। निश्चित रूप से एक राहत मिल रही है और एक नया तरीका है ये कोविड महामारी के मुकाबले के लिए। पूरी दुनिया में जिस तरह का अर्थतंत्र तैयार हो रहा है उस अर्थतंत्र से अलग नहीं जा सकते। हमारे आमद के जरिए क्या होंगे ये भी बड़े स्पष्ट हैं। भारत सरकार कितनी देंगी, हमारे करों से कितने मिलेगा, इंटरनेशनल फंड्स में से हम कितना हासिल कर सकते हैं, ये सब दर्ज किया है ना, इसमें एक लिखा हुआ है। अब उसको मैं कहाँ से पढ़ूं, लेकिन ये समझने की बात है। तो ऐसे में सिर्फ ये आलोचना करने से, क्योंकि हमारी चर्चा सुन रहे हैं लोग, और अगर हम आंसू बहाएंगे तो लोग भी आंसू बहाएंगे। हमें कम से कम सांत्वना देनी चाहिए और साथ साथ में निगाह रखनी चाहिए कि अगर नहीं करे तो उसके बाद में हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं विधानसभा के अंदर, हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं लोकसभा के अंदर, वो बोलेंगे। अगर वो नहीं बोलेंगे तो फिर हम लिखेंगे। लेकिन ऐसे नहीं, केवल आलोचना के लिए आलोचना करने से कुछ भी नहीं होगा। निश्चित रूप से जिसकी तारीफ कर रहे हैं, हर सेक्टर को टच किया है, कोई सेक्टर नहीं छूटा है। शिक्षा का हो, चाहे इसका नौकरियों का सिलसिला हो। देखिए शहरी योजना में जो नरेगा की तरह से सारा 125 दिन का जॉब देने का सिलसिला किया, हर घर को राहत नहीं मिलेगी इससे। तो शहर के लड़के हैं या शहर के परिवार हैं, अगर वो किसी संकट में हैं तो उनको राहत नहीं मिलेगी, निश्चित रूप से गारंटी के साथ में मिलेगी। जिस तरह के कानून बनाया जा रहा है कि जवाबदेही का सिलसिला भी होना चाहिए। आपने बोल दिया फिर कुछ होता ही नहीं है, जवाबदेही किसी के नाम लिखी नहीं जाएगी, कानून बन जाएगा, उसके बाद में सिलसिला कैसे जवाब नहीं देंगे? तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता ये है कि बहुत बेहतर सिलसिला बना है और हम लोगों को इसमें मदद करनी चाहिए और चौकस होकर देखना चाहिए कि सिर्फ घोषणाएं बनकर के ना रह जाए। ये हमें ये देखने की जरूरत है। अभी तो ठीक है, लेकिन अभी बहुत बेहतर है, लेकिन आगे फिर एग्जामिन करेंगे इसको, फिर हम लोग इसको पकड़ के लाएंगे सामने की ये तो घोषणाएं बन के रह गई, कहीं जमीन पे तो आई नहीं। इसलिए पहले से ही निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपने सही कहा कि वैसे विधानसभा तो है ही, फिर अगर नहीं करेंगे तो हिसाब किताब मांगने के लिए विधायक भी हैं, और अगर वो भी नहीं मांगेंगे तो जनता तो हिसाब मांगती ही मांगती है। हर 5 साल के अंदर हम भी तो बैठे हैं, वोट का पावर है ना, जो पिछले 5 सरकारें अगर जो ट्रेंड यहाँ पर रहा है तो वो शायद यही वजह होगी कि घोषणाएं की गई और फिर बदलाव जो रहा, सत्ता परिवर्तन जो रही, शायद सरकारें जनता की उम्मीदें पर खरा नहीं उतर पाई। यही वजह कहीं ना कहीं मानी जा सकती है। विकास जी, एक मेट्रो की घोषणा है, ये शायद गले जनता की ज्यादा नहीं उतर पा रही, क्योंकि पहली जो घोषणा थी मेट्रो अशोक गहलोत की सरकार में ट्रायल हुआ, दौड़ने नहीं लगी, और सरकार बदलने के साथ में वो दौड़ने लगी। लगता है कि ये फेजेस जो है 2 अलग से यहाँ पर लिए गए, जिसमें मानसरोवर से चांदपोल से बड़ी चौपड़ सही समय पर शुरू हो पाएगा। ये मेट्रो की जो स्कीम है वो आपको पता है कि दिल्ली के जो हमारे रहे उन्होंने यहाँ पे आकर और पूरी जैसा दिल्ली मेट्रो ऐसा यहाँ पर रहा, और आप भी जयपुर में रहा, मैं भी जयपुर में रहा, मेट्रो को इतना फुल नहीं मिला अंदर, तो भी मुख्यमंत्री जी ने आगे चल के मेट्रो को पूरा करने के लिए बोला। और जरूरी थे क्या? क्योंकि जनता ने जो पहले वाले फेजेस थे वो भी उम्मीद कर रही थी कि शायद दूसरा रूट होना चाहिए था, इसी रूट को आगे बढ़ाया गया। एक बार जनता जरूर स्वीकार कर लिया, लेकिन ये था कि कुछ चेंजेस होना चाहिए था। इसमें चेंजेस को भी लिया है, लेकिन इसमें जो जनप्रतिनिधियों के और आपके वहां के जो नगर जितने भी जनप्रतिनिधि उनके सुझाव जिस आए उसके ऊपर मेट्रो ने कहा है, मेट्रो की जो मैपिंग होती है वो आप जानते हैं कि टेक्निकल रूप से करिए, सरकार ने इसको मांगा है। और मैं आपको सर एक कहना बात चाहूंगा, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय को सुन रहा था, उन्होंने मुझसे कुछ जवाब मांगे, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक जवाब देना चाहूंगा उनको कि अभी सर ने भी जो कहा कि सर बीच में कट गए थे,
बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने मुझे एक आंकड़े दिए बहुत सारे राजस्थान के। अभी सर ने काफी कुछ जवाब अपनी बात में भी कही, मैं एक बात कहना चाहूंगा। क्या महिलाओं को अशोक गहलोत जी ने घर में ही जॉब देने की बात करी? क्या युवाओं को रोजगार देने की बात की? क्या आपके घर पे 100 यूनिट का बिजली का बिल आता है उसमें 50 यूनिट फ्री करने की बात कही? क्या आपका 5 लाख से बीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए की करने की बात कही? ये क्या फर्जी हो सकती है? अशोक गहलोत जी क्या ऐसी फर्जी बातें करेंगे कभी? ये निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी ने एक मील का पत्थर साबित होने वाली स्कीमें दी। और मैं आपको बता रहा हूं कि कोरोना का मैनेजमेंट जो उन्होंने किया, अभी सर ने बोला आर्थिक व्यवस्था से गुजर रहा है पूरा देश और राजस्थान सरकार भी गुजर रही है। इनको तो ये वादा करना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री से हम लड़ाई करके राजस्थान के लिए बजट लाएंगे। 25 के 25 सांसद बैठे हुए हैं, किसी भी एक सांसद ने कभी राजस्थान सरकार को पैसे दिलाने की बात करी? हम राजनीति की बात नहीं करते। लेकिन बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभा रही है। आप जब विपक्ष में थे, मुझे याद है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने जब भामाशाह जो महिला जुड़ी हुई थी मोबाइल वितरित करने की बात आई थी तो कांग्रेस का विरोध था। वहां पे कुछ ऐसी योजना भी लागू नहीं की गई चिरंजीवी वाली। अब विरोध नहीं है शायद आपका, पीके जी? सर आपकी आवाज कट गई, आपने क्या बोला मुझे सुनाई नहीं दिया। पर आपको स्कीम की बात कर रहे थे। अभी तो बीजेपी विपक्ष में है, वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन जब आप लोग विपक्ष में थे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी थी, जाते जाते उन्होंने भामाशाहों से जो जुड़ी महिलाएं थी 1 करोड़ मोबाइल वितरित करने की, उनके हाथों में देने की बात कही थी, तब आपका विरोध था। उसी तरह की योजनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अब ला रहे हैं। उसमें चिरंजीवी जो योजना से महिलाएं जुड़ी हुई है उनको 1 करोड़ 33 लाख मोबाइल देंगे, 3 साल का डेटा फ्री है। योजना उसी तरह की है, अब विरोध नहीं है आप लोगों का। मेरा आपसे निवेदन है सर, आपकी आवाज कट गई, अपनी बात नहीं सुन पाया, पर मुख्य बात महिलाओं की समझा। महिलाओं की स्कीम पे सर भी बोलेंगे, और महिलाओं की किसी स्कीम पे कभी कांग्रेस ने ऐसा कोई विरोध नहीं किया। और कांग्रेस का ये हमेशा परिपाटी रही कि अगर बीजेपी ने विरोध करना हमारा काम नहीं है। मैंने कहा ये हम प्याऊ भी लगाएंगे तो ये विरोध करेंगे, लेकिन कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है सर, और उसमें जो भी नेता है हम उस लेवल पे विरोध नहीं करते। अच्छी योजना अगर नरेंद्र मोदी देश के लिए ला रहे होंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन राजस्थान के लिए क्या कर रहे हैं? वरिष्ठ सहयोगी ओम सैनी जी वो कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। आशीष जी, मैं आपको संबोधित करते हुए कह रहा हूं कि जब अशोक गहलोत पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भैरव सिंह जी शेखावत की आलोचना की कि 53,000 का कर्जा हम पे छोड़ के गए। फिर दूसरी बार जब अशोक जी गए तो उसके बाद में वो कर्जा बढ़ करके उससे भी ज्यादा हो गया। यानी ये लोग समझे ही नहीं उस वक्त। लेकिन 1993 के बाद में ये समझ में आया कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो मार्केट ओरिएंटेड हो गई हैं सारी, उनमें हमें निवेश और इन सबको देखना पड़ेगा। उसके साथ में हम सिलसिला बनाएंगे, उसके अंदर कर्ज के बगैर ये डेवलपमेंट नहीं हो सकता। पैसा चाहिए विकास के लिए, और वो जरिए होने चाह रहे हैं, उनको चुकाने का सिलसिला भी होना चाहिए। तो ये जब होने का सिलसिला, तो अब नया सारा सिस्टम बन रहा है। उस सिस्टम के अंदर हम एक दूसरे की, यानी दोनों लोग, यानी जो सत्ताधारी दल और प्रतिपक्ष, ये दोनों आपस में एक दूसरे की आलोचना करें तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों को इसी तरीके से काम करना पड़ेगा और इसी तरीके से कर्जा लेकर के आगे बढ़ने का सिलसिला होगा। जब एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा उसके बाद में चुकाने का सिलसिला बनेगा। तो ये जो लड़ाई है ये मेरी समझ में इसलिए नहीं आ रही कि निर्मला सीतारमण ने पहली बार लोकसभा में स्वीकार किया कि आपको स्टेट्स को जो पैसा चाहिए वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कर्जा लें, हम लोग गारंटी देंगे। ये देखिए, अब ये महत्वपूर्ण बात ही मैं कह रहा था। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब उस दिन आलोचना कर रहे तब मैंने कहा कि निर्मला शेखावत जी का बयान तो पढ़ो जो लोकसभा में जो बोल रही थी। तो चीजें बदल गई हैं, क्योंकि हमारी आदत वो पड़ी हुई है कि हम लोग ये जो कर रहे हैं तो ये इसमें देखिए पक्ष भी चाहता है कि राजस्थान का नागरिक बेहतर जिंदगी जिए, प्रतिपक्ष भी चाहता है, लेकिन समझ का अगर फर्क पड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। लोकसभा में समझा जा रहा है कि इस वक्त कैसी इकोनॉमी है और कैसे हम लोग आगे निकल सकते हैं और कैसे अपने नागरिक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उनकी सरकार नहीं, राजस्थान प्रदेश का प्रतिपक्ष क्यों नहीं समझ रहा यार, सत्ताधारी दल क्यों नहीं समझ रहे, वो उसी रेले पे क्यों चल रहे हैं, उस तरीके से डिबेट क्यों कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार ये देखना चाहिए कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। किस प्रकार का सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये स्थितियां अक्सर राजनीतिक दलों में देखने को मिलती रही है। आशीष जी बेहतर जवाब दे पाएंगे कि शायद सामंजस्य की जरूरत है, बीजेपी समझ नहीं पा रही इस चीज को। लगता है आपको कि इस बजट की घोषणा के बाद में अब कुछ माइंड सेटअप अलग होगा बीजेपी का और उसके बाद में सामंजस्य बना के आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर होगी? आशीष जी। न्यायानंद जी, हमारी समझ में कोई कमी नहीं है, हम चीजों को समझ रहे हैं, इसलिए हम स्पष्ट रूप से उनसे जवाब मांग रहे हैं। आप देखिए,
जो मैंने प्रश्न उठाए थे उसका जवाब कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने नहीं दिया है। वो दूसरी तरफ भटक गए कि साहब ये जो घोषणाएं हमने की हम इसको पूरी करेंगे। हम कह रहे हैं कि जो 3 साल पहले आपने घोषणाएं की थी उनका क्या हुआ, मैंने बताया कि आपने कितने जनता क्लिनिक की घोषणा की थी, कितने खुले वो आंकड़ा वो दे नहीं पाए, कितने अंबेडकर भवन बनने थे कितने नहीं बने वो दे नहीं पाए, कितने पब्लिक हेल्थ कॉलेज खुलने थे कितने नहीं खुले ये नहीं बता पाए, जयपुर शहर में विकास के लिए कौन सा कार्य हुआ ये वो बता नहीं पाए। देखिए प्रतिपक्ष का काम होता है कि सरकार से सवाल पूछना और सरकार को सही राह दिखाना आनी चाहिए। तो कुछ बुनियादी ऐसे समस्याएं जिसका हल निकलना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें तो राजस्थान में काफी टैलेंट भी है, राजस्थान में संसाधन भी बहुत है, लेकिन एक जो बेसिक कमी आती है ना अनिल जी, वो ये आती है कि राजस्थान में एक इंडस्ट्री का उद्योग का माहौल नहीं बन पा रहा है। और जब हम उद्योग के प्रतिनिधियों से बात चर्चा करते हैं तो अक्सर ये बात करते हैं कि राजस्थान में बिजली जो है वो सर्वाधिक महंगी है अगर आप इंडस्ट्रियल टैरिफ की बात करें। और उद्योगों के प्रतिनिधियों को उम्मीद भी थी कि साहब इसमें कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसी कोई राहत मिली नहीं है। आप देखिए कि यहीं का जो उद्योगपति है वो रॉ मटेरियल यहाँ से लेता है, इंडस्ट्री गुजरात में लगाता है क्योंकि वहां पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है, वो मध्य प्रदेश में जाकर के यूनिट लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी समस्या है जिनका हल निकलना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि राजस्थान की प्रगति और राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन हो नहीं रहा है। आप देखिए बिल्कुल तो वाजिब है, प्रतिपक्ष अगर इसी तरह सजग भी करता रहेगा तो शायद ये जो बजट फिलहाल चर्चाओं में है कुछ इतिहास बना पाए अगर पूरा यहाँ पर होता है। क्योंकि इस बजट के जारी होने के साथ ही सबसे बड़ा बजट भी रहा है। बजट भाषण को भी अगर देख लिया जाए हर वर्ग को छूने की कोशिश रही है और हर वर्ग को कुछ देने की कोशिश भी यहाँ पर रही है। और अगर प्रतिपक्ष की आवाज सुनी गई, अगर इसका इंप्लीमेंट भी यहाँ पर होता है तो ये कहा जा सकता है कि एक इतिहास इस बजट के माध्यम से राजस्थान यहाँ पर कहीं ना कहीं बनाएगा। समय की पाबंदी है, फिलहाल हम यही रोकेंगे खास खबर में। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।